ये बात आज से कुछ साल पहले साल 2018 की है, जब मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ एक छोटे से हिल स्टेशन में ट्रैकिंग के लिए गया था, जो कि उत्तराखंड के चक्राता में था। वो जगह शहरी भीड़ भाड़ से दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसी थी। हम 4 दोस्त थे, मैं, रोहन, दीपक और अमित। मैं हमेशा से ही थोड़ा शांत और सोचने वाला व्यक्ति था, जबकि रोहन सबसे ज्यादा जिज्ञासु और निडर था। दीपक को रहस्यमय कहानियां सुनने का शौक था और वो हर चीज में तर्क ढूंढने की कोशिश करता था। अमित हमारी टोली का सबसे हंसमुख और मस्त मौला इंसान था, जो हर माहौल को हल्का करने की कोशिश करता था। हम चारों ही बचपन से साथ थे और नई जगहों को एक्सप्लोर करने का हमें बहुत शौक था। हमारा प्लान था कि पहाड़ों में एक ट्रैकिंग ट्रेल को फॉलो करते हुए रात किसी शिविर में बिताकर अगले दिन वापस आने का। दिन भर के ट्रैकिंग के बाद शाम होते होते हम जंगल के बीचों बीच एक छोटे समतल इलाके पर पहुंच गए थे, जहां हमने रात बिताने का फैसला किया। वहां से दूर दूर तक घना जंगल फैला हुआ था और हल्की ठंडक वहां की हवा में बह रही थी। जैसे जैसे रात गहराने लगा, माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, क्योंकि जिन पक्षियों का चहचहाट पूरे दिन भर जंगलों में फैला हुआ था, वो जंगल अब एकदम खामोश था। हवा की सरसराहट भी हल्की फुसफुसाहट जैसी लगने लगी थी और दूर कहीं से किसी उल्लू की धीमी आवाज रह रहकर इस सन्नाटे को और गहराती जा रही थी। उस सन्नाटे में हमने अपना टेंट लगाया और उसके ठीक सामने एक बोनफायर जलाकर हम उसके आसपास बैठकर बातें करने लगे। और फिर उसी बातचीत के दौरान हम लोगों का खाना पीना भी हो गया। और फिर ये सब करने के कुछ ही देर के बाद हम सभी टेंट के अंदर सोने चले गए। दिन भर के ट्रैकिंग के थकान के वजह से हम सभी को नींद आने में देर नहीं लगा, पर यही कोई रात के 2-3 घंटे बीतने के बाद अचानक मुझे अपने पैरों के पास कुछ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पैरों को खींच रहा है। वो एहसास बहुत ही ठंडा और गीला सा महसूस हो रहा था। हालांकि पहले तो मुझे ये लगा कि मेरा ही कोई दोस्त मुझे बाहर टॉयलेट जाने के लिए बुला रहा होगा, लेकिन जब मैं उठा तो वहाँ ऐसा कोई नहीं था जिसने मेरे पैरों को पकड़ रखा था, बल्कि जब मैंने अपने इधर उधर देखा तो मेरे सभी दोस्त सोए हुए थे। तो आखिर में मेरे पैरों को पकड़ा किसने था, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पर न जाने किसी कारण के वजह से अब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पैरों के पास कुछ तो गीला चीज है। इसलिए मैंने अपने सर के पास रखे बैटरी वाला लालटेन लिया और उसे जला दिया। पर ऐसा करते ही मैंने जो देखा उसे देखकर मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे पैंट पर किसी के बड़े हाथों का निशान था, जो कि कीचड़ से सना हुआ और गीला था। वो हाथ दिखने में इंसानों जैसा ही लग रहा था, लेकिन वो इतना बड़ा था कि वो हम में से तो किसी का नहीं हो सकता था। इसलिए मैंने तभी घबराहट के मारे अपने सभी दोस्तों को जगा दिया। हालांकि शुरू में वो सभी मेरी बातें सुनकर ऐसा सोच रहे थे कि मैं उन्हें डराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने उन्हें अपने पैर के पास बने निशान को दिखाया तब उनके भी होश उड़ गए। मेरी तरह ही वो भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर वो निशान वहां आया कैसे। इस सवाल से हम सभी घबराए हुए ही थे कि तभी अचानक हमें टेंट के बाहर से कुछ आवाज आया। ऐसा लग रहा था कि झाड़ियों के बीच से कोई गुजरा हो, जिसे सुनकर हमें तो पहले लगा कि शायद से वो कोई जंगली जानवर होगा, पर ऐसा नहीं था, क्योंकि उसके कुछ ही देर के बाद हमें फिर से वही आवाज झाड़ियों से आने लगा। पर इस बार वो आवाज किसी के चलने जैसा था, किसी 2 पैरों वाले जीव के चलने जैसा। पर वो कौन है ये देखने के लिए हम में से रोहन आगे बढ़ा और टेंट के बाहर झांकने लगा।
रोहन ने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा, पर बाहर ऐसा कुछ नहीं था जो उस आवाज को निकाल सके। इसलिए आखिर में वो भी यही समझकर टेंट में वापस आने लगा कि शायद से वो कोई जानवर होगा। पर जैसे ही वो टेंट के अंदर घुसने को हुआ, उसे तभी अपने पीछे से फिर से वही आवाज सुनाई दिया। पर उसने जैसे ही झट से टॉर्च पीछे घुमाया, वैसे ही उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि पेड़ के पीछे कोई खड़ा है, जो था तो बहुत ही लंबा और इंसानी आकार का, लेकिन उसके शरीर के कुछ हिस्से ऐसे थे जैसे मानो वो कोई जानवर हो। एक ऐसे खौफनाक दृश्य को देखकर रोहन तभी हड़बड़ाते हुए टेंट के अंदर घुस आया। पर जब हमने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ, वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसने बस बाहर की ओर इशारा किया और जल्दी से हमें वहां देखने को कहा। हालांकि जब हमने वहां देखा तो वहां कुछ नहीं था, पर उसके पास की झाड़ियां ऐसे हिल रही थी जैसे वहां से अभी कुछ गुजरा हो, जिसे देखकर हम ये समझ चुके थे कि हम वहां अकेले नहीं हैं। पर आखिर क्या हमें उससे खतरा है, ये हम नहीं जानते थे। इसलिए हम सभी ने चुपचाप उस टेंट में रात बिताने का फैसला किया। पर यही करीब आधे घंटे या 40 मिनट के बाद हमें फिर से कुछ आवाज आने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे टेंट के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। हालांकि हम इसे नजरअंदाज करके उसी टेंट में रुक सकते थे, लेकिन फिर से कुछ ही समय के बाद यही घटना फिर से हुआ। वहां कोई तो ऐसा था जो हमारे टेंट के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। उतने में रोहन ने हमसे कहा कि शायद से ये वही इंसान जैसा जानवर है जिसे उसने देखा था। हालांकि रोहन के बात पर कितनी सच्चाई थी या फिर उसने कितने अच्छे से उसे देखा था, ये तो हम नहीं जानते थे। पर उसके चेहरे को डर को देखकर हमने उसके बात पर गौर करना सही समझा। इसलिए हम सभी ने आखिर में उस टेंट को छोड़कर वापस लौटने का फैसला किया, जिसको करने से पहले हमने एक तेज लपटों वाला मशाल तैयार किया। हालांकि जब हम वहां से निकले तो वहां कोई नहीं था, पर यह सोचकर कि कोई हमारे पीछे है, हम रुक नहीं रहे थे। लेकिन भागते भागते हमारी सांसें फूलने लगी थी, पैर थकान से जवाब देने लगे थे और हमें लगने लगा था कि हम रास्ता भूल गए हैं। चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा था और हर कुछ कदमों पर हमें ऐसा महसूस होता कि कोई हमारे पीछे है। एक दो बार तो ऐसा भी हुआ था जब हमें एक अजीब सी सड़ी गली बदबू महसूस हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास कोई मरा हुआ जानवर पड़ा है, लेकिन कोई लाश या जानवर वहां नहीं था। वो बदबू वो हमारे साथ साथ चल रही थी। इसलिए जब तक हम उस पहाड़ के नीचे नहीं पहुंचे तब तक हम नहीं रुके। उसके बाद हमने वो रात एक चेक पोस्ट पर जाकर गुजारा। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि रोहन ने क्या देखा था, पर रोहन ने जितना कहा था वो उसे देखकर बहुत डरा हुआ था। वो इतना डरा हुआ था कि उसके अगले दिन ही डर के मारे उसे बुखार आ गया था। यहाँ तक कि वो कई बार हमें ये भी कह रहा था कि वो उस अजीब से इंसान का चेहरा अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा, जिसका शरीर थोड़े इंसानों जैसा था और थोड़े जानवरों जैसा। वो एक ऐसा घटना था जो आज भी हमारी यादों में जिंदा है। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। ये बात साल 2016 की है, जब मैं अपने कॉलेज के एग्जाम के बाद दिल्ली से अपने गांव वापस लौटा था, जो कि पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के डिस्ट्रिक्ट में है। जब भी मैं अपने गांव में वापस लौटता, मुझे अपने पुराने दोस्तों को देखकर बहुत ही खुशी होती थी, क्योंकि गांव का जो माहौल था वो शहर से बहुत ही अलग था और यहाँ के माहौल में ढलने में मेरे दोस्त मेरी मदद करते थे।
हालांकि एक दो बार हम दोस्त लोग मिलकर कुछ ऐसे काम भी करते थे जो बहुत ही शरारतों भरा होता था, जैसे रात के अंधेरे में दूसरों के खेतों में जाकर खीरे और मूंगफलियां जैसे चीजों को चुराना। वैसे तो हम ये सब बाजार से भी खरीद सकते थे, लेकिन ऐसे शरारतों को करने में हमें एक अलग ही मजा आता था, जिसके वजह से जब भी शाम होता हम सभी दुकान में इकट्ठा होकर यही बात करते कि आज हमें खेतों से क्या चुराना है। इसी बीच एक दिन हम दोस्तों ने गन्ना चुराने का फैसला किया, पर अब जब मैं वहां का नहीं था तो मुझे नहीं पता था कि हमें कहाँ जाना है। मैं बस अपने दोस्तों के पीछे पीछे चल देता था। खैर, उस घटना वाली रात हम जहां गन्ना चुराने वाले थे वो दरअसल एक मदरसे के पास था। उस मदरसे के पास जिसके ठीक बगल में एक कब्रिस्तान भी था। हालांकि वो कब्रिस्तान पुराना था, लेकिन वहाँ इक्का दुक्का ही कब्र थे, जिसके ठीक सामने एक पतला सा सड़क और उस पार एक छोटे से जंगल के बाद गन्ने का खेत। वहां पहुंचने के बाद मेरे दोस्तों ने मुझे उस पक्के सड़क पर खड़े होकर यहाँ वहां नजर रखने का काम दिया, ताकि मैं ये देख सकूं कि कोई वहां आ तो नहीं रहा। हालांकि मुझे ये काम इसलिए भी मिला था क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि कौन सा गन्ना ज़्यादा मीठा होगा और कौन सा गन्ना काटना सही रहेगा। इसलिए मैंने ज़्यादा बहस ना करते हुए उन्हें गन्ने के खेत की तरफ भेज दिया, जिसके बाद अब मैं उस रास्ते में एकदम अकेला था। पर किसी को शक ना हो इसीलिए मैं एक जगह खड़े भी नहीं हो सकता था, इसलिए मैं आगे पीछे चलने लगा, जिसमें से एक तरफ का रास्ता मदरसे की तरफ जाता था और दूसरी तरफ का रास्ता खुले खेतों की ओर, जहां से हमारे घर का भी रास्ता था। वहां पर मुझे पहरा देते हुए यह तकरीबन 10 से 15 मिनट हुआ होगा। मैं आगे पीछे चल रहा था कि तभी मुझे अपने पीछे से किसी के चलने का आवाज आया। उस आवाज को सुनते ही मुझे लगा कि वो कोई गांव वाला होगा, इसलिए मैं ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे सब कुछ सामान्य है। उस दौरान मैं उस और आगे बढ़ रहा था जहां से खुला खेत था और हमारे घर जाने का रास्ता था। उसी बीच उस आदमी के चलने की आवाज धीरे धीरे और भी करीब आते जा रही थी, पर वो कौन है ये देखने के लिए अब मेरा भी मन हो रहा था। पर ऐसा दिखाते हुए कि सब कुछ सामान्य है, मैंने अपना सिर को हल्का सा पीछे मोड़ा और तिरछी नजरों से अपने पीछे देखने लगा। हालांकि मैंने पीछे ज्यादा देर तक नहीं देखा था, यह कोई 1-2 सेकंड के लिए पीछे देखा होगा और फिर से मैंने आगे की तरफ मुंह कर लिया था। पर जैसे मैंने आगे की तरफ मुंह किया, मेरा शरीर अचानक से सुन पड़ गया। ये एहसास होने के बाद कि मैंने अभी क्या देखा। दरअसल वो कदमों की आवाज जिन्हें मैं सुनकर पीछे मुड़ा था, वो असल में उतने करीब से नहीं आ रहा था जितना मैंने उन्हें देखा। असल में वो आवाज मुझसे तकरीबन 50-60 फुट की दूरी से आ रहा था, पर उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज मेरे करीब से ही आ रहा है। पर जो चीज सबसे डरावनी थी वो था उस आवाज को करने वाला शख्स, जो कि असल में उस मदरसे के पास वाले कब्रिस्तान के पास ही खड़ा था, उस स्ट्रीट लाइट के नीचे जो कब्र के ऊपर बना हुआ था। वो आदमी दिखने में तो एकदम साधारण सा था, लेकिन सिर्फ ऊपर से, क्योंकि जब मैंने इस बात को एहसास किया तो उसके कमर के नीचे ऐसा कुछ नहीं था जिससे कि वो चलने की आवाज को पैदा कर सके, यानी कि उसके कमर के नीचे पैर ही नहीं थे। उस शख्स ने बस एक गमछा अपने कंधे पर लटकाया हुआ था। पर जैसे मुझे इस बात का एहसास हुआ, मैंने दोबारा पीछे पलट कर देखा, लेकिन इस दफा वहां कोई नहीं था। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने अभी क्या देखा। ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया था, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं घबराहट के मारे अपने दोस्त को भी बुला नहीं पा रहा था, इस डर से कि कहीं से कोई सुन ना ले, और जो रास्ता बचा था मैं वहां से भी घर नहीं लौट सकता था,
खास करके उस आधे शरीर वाले शख्स को देखने के बाद। हालांकि उस दौरान मैं अंधेरे में खड़ा था, लेकिन उस पल में मुझे उस रोशनी वाले जगह से भी वो अंधेरा वाला जगह बहुत ही सुरक्षित लग रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अगर मैं उस रोशनी की तरफ गया तो मेरे साथ क्या होगा। मेरे पास बस अब एक ही रास्ता बचा था, और वो था चुपचाप वहां खड़े रहकर अपने दोस्तों के वापस आने का इंतजार करना। हालांकि इन सब के बाद मैं वहां यही कोई 12-13 मिनटों तक खड़ा था, लेकिन वो 12-13 मिनट भी मेरे लिए घंटों के बराबर थे। मैंने उस दौरान तो कई बार घर वापस लौटने का सोचा था, लेकिन अकेले उस अंधेरे में उन खेतों को पार करना वो मेरी बस की बात नहीं थी। खास करके उस दृश्य को देखने के बाद जो मैंने कुछ देर पहले देखा था। पर जब मेरे सभी दोस्त गन्ने के खेत से वापस लौटे, तब मैं वहां एक भी पल नहीं रुका, बल्कि मैं वहां से जितना जल्दी हो सके निकल गया। हालांकि मेरे चेहरे के उठते रंग को देखकर मेरे दोस्तों ने मुझसे ये जानने की कोशिश की कि किसी ने हमें देखा तो नहीं, जिसके जवाब में मैंने सिर हिलाकर ना कहा, क्योंकि उस दौरान मेरा पूरा गला सूखा हुआ था। वैसे तो मैं उन्हें ये सब बताना तो चाहता था, पर ये सोचकर मैंने उन्हें नहीं बताया कि मुझे शहरी बताकर वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। हालांकि ये खौफनाक घटना था तो पल भर के लिए, लेकिन वो पल भर का समय भी मेरे लिए कई घंटों के बराबर था, क्योंकि उस पल में मैंने जिस आदमी को देखा उसका आधा अधूरा शरीर ही कुछ ऐसा था कि वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि रहमान जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।